नाउ 30th क्वेश्चन देखिए। 29 में फिर से देखूंगा, पहले भी ये ऐसे ही है। गलत सवाल लीजिए, गलत को करने से कोई फायदा नहीं होता। शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। तो लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, ये आसान क्वेश्चन है। देखो इसमें 30th क्वेश्चन, ये क्वाड्रिलेटरल है और इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन है। टिश्यू बताओ ये किस एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है? लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। तो अगर क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया तो दिव्या वो क्या बनाएंगे? क्वेश्चन क्या कह रहा है? पैरेललोग्राम बनाएंगे। ये क्वेश्चन कौन सा बताओ विषय? कौन सा? पहला नहीं है, मुझे तो पहला ही लग रहा है। आप बताओ। है ना, पैरेललोग्राम वही था। टिश्यू भी यही बोल रहे हैं कि फर्स्ट ही होगा, तो हम टिश्यू की बात कोई ऊपर रखते हैं। ए बी सी डी, इनके बीच का देखो पी क्यू आर एस। तो क्या ये मिड पॉइंट हुआ? इस लाइन का ये मिड पॉइंट हुआ, इस लाइन का ये मिड पॉइंट हुआ और इसका ये, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है? शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, तो एक डायग्राम बना, इज ए पैरेललोग्राम। गिवन क्या है? ए बी सी डी इस क्वाड्रिलेटरल, ये चतुर्भुज है। टू प्रूव, और पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली। टू प्रूव क्या करना है? पी क्यू आर एस, ऐसा इसमें कह रहा है ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इतना ही बोल रहा है। सो लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स, ये अलग क्वेश्चन कह रहा है। अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को अगर तुम ज्वाइन कर दो तो ये जो मिड पॉइंट को मिलाया, ये दोनों लाइनें, ये भी बाइसेक्ट हो गया और ये भी बाइसेक्ट हो गया, ये और ये बाइसेक्ट हो गया, ऐसा कह रहा है। ठीक है, दैट मीन्स इसे O ले लो, तो PO इज इक्वल्स टू RO और SO इज इक्वल्स टू QO। सृजना, ये सिर्फ आप बता सकते हैं इसको कैसे किया जाए। इसका कंस्ट्रक्शन बताइए और कौन सी थ्योरम लगाएं, इतनी ही तुम बात बताओ। सबसे सरल सवाल है। हाँ बोलो कुमकुम। बहुत अच्छा, चलो प्रूफ, अब आप ही प्रूफ कराओगे। ज्वाइन AC एंड AC को ज्वाइन कर लिया, चलो AC ज्वाइन कर लिया, और BD ज्वाइन कर लिया, चलो एंड BD। अब क्या करें? देविका, यहाँ तक मैंने बताया, आगे बोलो, अगली लाइन। कोई बात नहीं, आप बोलो। इन ट्रायंगल ABC, अच्छा ABC ले ली, और कोई ले लेती, ठीक है, चलो बताओ। इन ट्रायंगल ABC, हाँ बताइए। PQ, बहुत अच्छा। PQ आर मिड पॉइंट्स, किसके मिड पॉइंट्स हैं? ऑफ AB एंड BC। आगे बताइए। PQ is parallel to AC. Why it is so? By which theorem? भाई theorem तो बताइए। मिड पॉइंट थ्योरम। तो भाई ठीक बता रहे, लेकिन MPT तो बताया करो ना। मिड पॉइंट थ्योरम बाकी सही बताया था। PQ is parallel to AC। अच्छा, सिमिलरली दूसरी चीज किसके पैरेलल हो जाएगी? बोलो। ऐसे इन ट्रायंगल ADC लो, इन ट्रायंगल ADC, तो ADC में क्या होगा? SR is parallel to SR is parallel to AC। सही है। तो अब क्या PQ हाफ ऑफ AC भी होगा?
और एस आर भी क्या होगा, हाफ ऑफ ए सी। तो इन दोनों से क्या इंप्लाई हुआ, दो चीजें AC के पैरेलल हैं, if two lines are parallel to same line then these are parallel to, तो बोलो क्या लिखें भाई, PQ भी इसके पैरेलल है, PQ भी AC के पैरेलल और SR भी AC के पैरेलल, तो क्या लिखा जा सकता है, ऐसे नहीं। हाँ, One pair of opposite sides are parallel and equal, then it's a parallel. ये अगली लाइन बता दी। अभी इन दोनों से क्या लिखें, इन दोनों PQ PQ पैरेलल बताओ, इज इक्वल टू, तो यहाँ से बता रहे हैं, इसका भी तो बताओ ना, जब दो चीजें AC के पैरेलल तो क्या ये पैरेलल नहीं है, तो क्या लिखोगे, PQ पैरेलल टू SR। अब PQ इज इक्वल टू SR। अब नोएल की बात बताना है, अब नोएल इसके आगे तुम्हें वो लिखना है, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। क्या तुम्हें थ्योरम नंबर पता है कि अभिषेक से पूछें, ठीक है, इफ, ठीक है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, नहीं कोई चेक कर लो, सही बताते हैं कि गच्चा देते हैं हम लोग को। One pair of opposite sides of quadrilateral are parallel and equal, then it is parallelogram। तो इसलिए this implies PQRS is parallelogram। देखो अब दिव्या यहाँ आके हम लोग अटक गए हैं, अब इसके आगे तुम ही हमारी मदद कर सकती हो, अब तो आगे नहीं पता चल रहा क्या। बोलो, diagonals as diagonals of parallelogram bisect each other, so that is, and PR and SQ are the diagonals of parallelogram, so they will bisect each other। PR and SQ bisect each other as diagonals of parallelogram, bisect each other। इतनी बात हो गई। अब देखो, ABC is a triangle, right angle at C, a line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D। देखो, ABC is a triangle, after all ABC एक ट्रायंगल है और राइट एंगल किस पर है, C पर। ओके, a line through midpoint M of hypotenuse and parallel to BC, ये M है मिड पॉइंट, और parallel to BC ये है, तो क्या ये D हो गया, मिड पॉइंट का मतलब ये इसके इक्वल है, ये देखो ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है, अमन, D is midpoint of AC। To show, पहला क्या बताना बताओ, D is midpoint of AC। तो सुहाना मुझे ये बताइए मैं ये कैसे प्रूव करूं। हमें गिवन क्या है, M is midpoint and DM is parallel to BC। तो कोई मिड पॉइंट से चले पैरेलल चले, तो क्या जहां ये कट करेगी दूसरी साइड को, क्या वो भी मिड पॉइंट होगा। तो इस तरीके से गिवन क्या है, M is midpoint of AB, DM is parallel to AB और DM is parallel to, ठीक है, CB, ये चीज दी गई है। तो प्रूफ, इन ट्रायंगल ABC M is midpoint of AB and DM is parallel to CB, so by, हाँ बताओ तो इसको क्या लिखते हैं, by which theorem, चलो कोई बात, विष्णु से कठिन सवाल नहीं पूछना, by
कन्वर्स ऑफ एमपीटी। आगे बताओ आप क्या लिखे थे शू? नोएल, D is the midpoint of D is मिड पॉइंट ऑफ AC। ये पहला प्रूव हो गया। सेकंड, MD is parallel to perpendicular to AC। नमन बताइए, corresponding बोलो। MD परपेंडिकुलर है AC। तो वही इंटीरियर से Corresponding। या कॉरेस्पॉन्डिंग से कर कोई इंटीरियर इधर से हो जाएगा, चलो एक ही बात, दोनों ही से चल जाएंगे। तो दैट इज ADM एंगल इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों ऐसा है? दैट इज करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। वैसे और स्पेसिफाई करना चाहे अभिषेक तो इसके आगे क्या लिखें? एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। बहुत ज्यादा कोई स्पेसिफाई करना चाहिए क्योंकि है काफी, लेकिन इनके लिए बता, आपके लिए नहीं बता। समझ गया ना बात? करस्पॉन्डिंग एंगल कंक्लूसिव भी हमने बात की थी, किन्हीं दो में हो सकते हैं। जैसे वो बता भी रहे थे कि हम कोई इंटीरियर बोलेंगे तो मना नहीं कर सकते, वो लीगली ठीक थे, लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस, समझा गया? अब बात आ रही है CM इज इक्वल टू MA। सुहाना, ये कैसे किया जाए? CM, चलो ठीक है, ये 90 तो हमने प्रूव कर ही दिया है और इसको ज्वाइन भी कर दिया। इनके बीच में कुछ रिलेशन है क्या? दोनों इक्वल है। D is midpoint अच्छा इक्वल है, तो ये इक्वल भी कर दिया। अब हम इसमें क्या क्राइटेरिया लगाएं? ऐसे ऐसा लगा, ऐसे ऐसे लगेगा, है ना? ऐसे नहीं लगेगा, वही तो लगेगा। DM तो खाली है, अपना कॉमन है ना। अच्छा RHS कहाँ से लगाएगा वो? प्रूफ R भी नहीं है तो हाइपोटेनियस का इक्वल है। ये प्रूफ होने का बाद लगाएगा। अच्छा हाइपोटेनियस का इक्वल है, आपने ज्वाइन किया। समझ में आ गया ना? ये ज्वाइन भी दिव्या ने किया है, ठीक है? किसने ज्वाइन किया? तुमने ज्वाइन किया। अब ये देखो, दैट इज पार्टी आपकी तरफ से थी, ये लोग ज्वाइन कर रहे हैं बाद में आए। तो दैट इज ज्वाइन। CM ने ज्वाइन कर दिया, बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो अब इसके बाद इन ट्रायंगल ADM, देविका अगला ट्रायंगल बताओ। इन ट्रायंगल ADM, बहुत अच्छा। ट्रायंगल CDM बोलती जाओ। DM इज इक्वल टू DM, दैट इज कॉमन। बात ना करें और बोलिए। M, ये कैसी बात करें? ऐसे नहीं, कुमकुम तुम बोलो। अस्मिता, हाँ, ADM इज इक्वल टू CDM। व्हाई इट इज सो? और एक बोलो। हाँ? व्हाई? क्योंकि प्रूव्ड इन पार्ट 1 AD इज इक्वल टू AD, तो CD प्रूव्ड इन पार्ट 1। आप तो बोलो देविका, इतना तो बता दिया। अब हम कौन सा क्राइटेरिया लगा? SAS। सो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्रायंगल ADM is congruent to triangle CDM। नमन आगे बताइए बाई सिंप्लिसिटी। MA is equal to MA is equal to MC, यही पूछा गया क्या? ठीक है, वो CM बोलने दो, वो बाद में कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा MC, MA खुद क्या है? हाफ हाफ ऑफ AB, क्योंकि M is the midpoint of AB, so half of AB is equals to MC। M is M Hmm? M A M A
ऑफ ए बी का तो MAE तो MA MC MC तो MA के एक बार है ना। MA जो MA है वो हाफ ऑफ AB नहीं है? तो आपने हाँ, MC MC लिखा का है है ना। ना हाफ ऑफ AB इक्वल्स टू MA इक्वल्स अगर आप टू डायरेक्ट चलेगा डायरेक्ट अच्छा, MA is half of AB। मैं पहले लिखेंगे ना हाफ ए बी इक्वल्स टू आपने MC लिखा अच्छा वो ठीक है, डायरेक्ट नहीं जाना ना। चलो हाफ AB जो ऐसे करना चाहते हो, पहले इसे लिखें फिर बाद में कंपेयर करें। हाँ ये चलो अच्छा, पहले यानी MA लिख दें फिर कंपेयर करना चाहते हो ना। मैंने MA की जगह हाफ AB लिख दिया और यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे दे रहा हूँ, M is midpoint of AB। तो ठीक है ना, MA की जगह हाफ AB लिख दो। क्यों हाफ AB है? क्योंकि M midpoint है, तब तो हो ही जाएगा। नहीं तो ऐसे करना तो ऐसे करो। अब ठीक है, अब तीनों मिल जाएंगे एक साथ। तुम्हारी हाइट इनके बराबर, इनकी हाइट इनके बराबर, तो सबकी हाइट बराबर। तो M is midpoint of AB। This implies, अब सबको एक साथ कर दो, MA is equals to MC is equals to half AB। अगला देखें। In figure, write the coordinates of the points, and if we join the points, write the name of figure form. Also write coordinate of intersection point of AC and BD। coordinate बताने हैं of the points, तो तुमको ये दिए गए हैं। इसमें देखो A का coordinate बताओ। ये 30th क्वेश्चन है। तो A के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट इज 0,2 31st है। अच्छा, और ये देखो B के कोऑर्डिनेट 2,0। नीचे देखो C के, ठीक है। इशू इसके भी बताओ, D के -2,0। अच्छा, अब हमारे पास ये 4 कोऑर्डिनेट आ गया, इनसे क्या कोई डायग्राम बन सकता है? तो हम इनको मिला लें और मिलाने के बाद पता चल जाएगा ये एक स्क्वायर बन गया। समझ आ गई बात? एक फॉर्म से स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन पूछ भी रहा होगा कि if we join, name the figure, it is square, also write कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये A था, ये B था, ये C था और ये D था, तो इनके इंटरसेक्शन कहाँ पे होंगे? सो कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल, यानी AC और BD का इंटरसेक्शन कहाँ पे है? तो कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन इज O, that is 0, 0 and it is a square। ये भी पूछा गया, नेम द शेप ऑफ फिगर फॉर्म, तो क्या हो गया ये? It is a square। It is square। कोई क्लैरिफिकेशन नहीं पूछा है, सही है, ठीक है। देख लो, मान लीजिए फिर रोम्बस भी तो चारों साइड हैं, फिर रोम्बस भी तो ये अच्छा बोले। इनकी बात में कितनी सच्चाई आ गई। देखो ये कह रहे हैं कि रोम्बस क्यों नहीं होगा, बहुत बड़ी बात बोली है। अब आप लोग भी समझो क्यों कहा। क्या ये 0, 2 है और ये क्या है बोलो 0, -2, तो क्या तुम दिव्या बताओगे इनके बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है? 4 यूनिट्स। अच्छा, ये कितना है बोलो 2, 0, ये कितना है? ये बताओ इनके बीच की दूरी कितनी है? चलो 4 यूनिट्स इनके बीच की, ये 4 और ये 4 हो गए। अच्छा, एक बात बताओ, यदि ये x है, वैसे तुम्हें मालूम है ये 2 है, मालूम है क्या? इक्वल होते हैं कि नहीं? तो इक्वल हो गए डायगोनल? नहीं होते हैं। तो अगर रोम्बस के डायगोनल इक्वल हो जाए तो स्क्वायर है। तो अब ये देखिए 2 और 2 है, तो ये कितना हुआ सुहाना? चंदन तुम बता सकते? ये करेक्ट, √8 यानी 2√2। देख लो, बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने बिना कलम उठाए। 2² + 2² तो कितना हुआ बोलो? 4 + 4 कितना हुआ? 8। 8 को क्या लिख सकते हो? 2 × 2 × 2। एक जोड़ा बाहर आ गया, 2√2, इतना इनके दिमाग में चला है। समझाई बात? तो क्या इसकी चारों साइड्स इक्वल हो गई? क्या इसके दोनों? अब ये देखो रोम्बस है, तो क्या रोम्बस में तुम कहोगे कि दोनों इसके डायगोनल इक्वल है क्या? ये बड़ा है,
ये छोटा है, सो इसलिए एज इट्स फोर साइड्स आर इक्वल एंड बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल, सो इट इज स्क्वायर ऐसा। तो ये स्क्वायर क्यों है? एज इट्स ऑल फोर साइड्स इक्वल एंड बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। अब आगे देखो, नाउ क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। 32 कह रहा है कि ये हमें दिया है, अप्रूव करना है m माइनस n इज इक्वल टू 1। तो पहले क्वेश्चन में ये देखो दिया क्या है, तब हम प्रूव करेंगे कि 9 to the power n into 3 square into 3 to the power minus n by 2 the power minus 2 minus 27 to the power and और अपॉन में कितना है 3 to the power 3m into 2 की पावर, तो ये किसके इक्वल है 1/27। पहले इसको सिंप्लीफाई करें तो शायद वही चीज आ जाए। तो 9 की पावर n को नोएल क्या लिखें? चलो 3 का स्क्वायर किया बाहर n, और ये 3 की पावर 2, ये चीज है। अभिषेक अब इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? पावर पर पावर के मल्टीप्लाई कर दें, तो पावर पर पावर है तो 3 पर कितनी पावर बताइए? माइनस n बाई 2 और इंटू माइनस 2। अच्छा, दो साइन एक साथ नहीं लेते तो ब्रैकेट लगा दिया, ये माइनस में है, तो माइनस में नमन इसको क्या लिखें बताओ? बताइए। 3 की पावर 3 का क्यूब नहीं है, तो 3 का क्यूब और की पावर n, सही है, अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 का क्यूब। ये क्या लिख सकते हैं नमन? बोलो अमन बताइए। 1/3 का क्यूब है ना, 3 इंटू 3, तो 3 क्यूब नहीं लिखोगे? चलो अब ये हो गया 3 की पावर 2n, क्योंकि पावर पर पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है कौन कौन, तो 3 की पावर 2 उसकी पावर तो 2 इंटू n हो गया। अच्छा, ये 2 है, तो ये सब अब जुड़ने वाले हैं थोड़ी देर में, पावर सारी कट जाती है ना, ये कट कर दें और माइनस माइनस कट गया तो कितना आया 3 की पावर n। अच्छा, माइनस में क्या लिखें बोलो? सही है 3n, और अपॉन में 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/3 का क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा 2n प्लस 2 प्लस n, और नीचे क्या हो जाएगा 3 पे भी 3m है, तो क्या ये ऊपर आके माइनस हो जाएगी? भाई सेम पावर तो ऊपर ऊपर गेट कर दी, क्योंकि a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होती है? a की पावर m प्लस n, और a की पावर m अपॉन a की पावर n क्या होती है? m माइनस है। इतनी बात समझ आई? तो ये हमने लिख दिया, और अब क्या करें देविका? अब ये क्या करना चाहिए? इधर ले जाए, अच्छा लेफ्ट साइड बोलो स्वामी। -3, क्योंकि नीचे की चीज बस ऊपर। अच्छा, अभी नहीं जा सकती क्योंकि अभी कॉमन नहीं ना, ये एक में नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उधर ले जा सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते कुछ, क्योंकि एक पे नहीं ले जा सकता, दो हैं न्यूमरेटर में, दो चीजें हैं कि नहीं, ये सही बता रही है देविका। 3 to the power 3n, अपॉन में क्या है बोलो? 2 क्यूब है और 3 की पावर 3m है, ये सब वहां ले जाओ, तो बोलो वहां क्या पहुंच जाएगा? 3 की पावर 3m और इंटू 2 का, अपॉन में क्या हो जाएगा 3 का क्यूब। सही है? अब देखो नाउ
ये और एक n ये, तो कितना हो गया 3 की पावर 3n और इंटू 3 का स्क्वायर है क्या, +2 है क्या, देखो +2 है कि नहीं, ये चीज है। और क्या है बोलो, -3 की पावर 3n है क्या ये। अब ये बताओ उधर क्या है, 3 इंटू 2/3 और 3 की पावर में क्या लिख दूं n। अच्छा मैं सारे 3 अगर ऊपर ले लूं तो क्या ये जब अंदर आएगा तो ये इसे फिर से 3m बना देगा और इसे 2 का क्यूब बना देगा, और क्या वो इसे 3 का क्यूब बना देगा, बिल्कुल वही चीज है कि नहीं। अगर आप अंदर ले जाओगे तो सब पे वो पावर लगती है। लेकिन उत्कर्ष तो मुझे बताओ, लेफ्ट में तो मैं फंस गया हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए, कुछ मुझे सजेशन दो। क्यूब करेक्ट, जैसा इन्होंने कहा कि 3 की पावर 3n है, इसमें से 3 स्क्वायर उतार लो, ये बहुत बड़ी बात बताई। मतलब अगर उतारा जब चाहो तो वो कर लो, और उधर क्या करो 3 की पावर n है तो कहीं m-1 करके तो नहीं सोच रहे हो, ये 3 ऊपर गया तो इस पे पावर माइनस नहीं हो जाएगी। अब इसमें मैं क्या करूँ, फिर से बता देंगे हम दूसरे तरीके से, 3 मेथड है। तो 3 की पावर 3n कॉमन लो तो क्या अंदर 9-1 आ गया, थोड़ा समझो वो अगले मेथड में हेल्प करेगा, बीच बीच से समझ लो, ठीक है, ये समझ आ गया। और वहां क्या आया बोलो, 3 की पावर m-1 इंटू 2 का क्या हो गया बोलो, क्यूब हो गया। इतनी बात समझ आ गई। अब जरा देखो कि अंदर क्या बचा, 8 को क्या समझते हो, 2 की पावर 8 को 2 क्यूब समझते हो, और 3 की पावर m-1 इंटू 2 का क्यूब यहाँ पर भी है, बोलो 3 की पावर 3n इंटू 2 का क्यूब, और वहां भी क्या है 3 की पावर m-1 इंटू 2 का क्यूब। कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि 3 बाहर निकाल दिया जाए तो 3 की पावर n और इंटू 2 इधर भी क्यूब हो गया क्या, और 3 की पावर m-1 इंटू 2 इधर भी क्यूब हो गया, टेकिंग क्यूब रूट, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर n इंटू 2 इज इक्वल टू 3 की पावर m-1 इंटू 2, तो 2 से 2 कट गया। अब बोलो, अब पावर को कंपेयर करो, अगर बेस सेम है तो क्या पावर सेम होती है, तो मैं क्या लिखूं, कंपेयरिंग पावर, कंपेयरिंग पावर एक्सपोनेंट, और यहां मैंने क्या किया है बोलो, टेकिंग क्यूब रूट, क्यूब रूट लोगे तो 3 की पावर चली जाएगी ना। यहाँ कंपेयरिंग पावर करें, देरी का बताओ फिर क्या लिखें, ये तो कर लिया, क्या लिखें बताओ, और को प्रॉब्लम है सुहाना बताओ। तो n इज इक्वल्स टू m-1, तो क्या अगर 1 उधर ले जाया जाए और n इधर, तो क्या यही प्रूफ करना था, ठीक है। लेकिन ये मेथड बेकार है, हमको तो अच्छा मेथड चाहिए नहीं। सो लेट अस सॉल्व इट। अब देखो कि कुछ चीजें देखो वही चीज रहेगी लेकिन नई थाली में परोसेंगे, अब समझ लेना, थोड़ा आसान है, लगभग रहना तो वही है। तो देखो नाइन टू द पावर n है, 9 टू द पावर n है, ठीक है। तो चलो 9 टू द पावर n है इंटू 9 है, कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हैं, जो है वही लिख रहे हैं। इस पर ये पावर इन पावर है तो क्या लिखे हैं, -n/2 और इंटू -2, यहाँ तक ठीक है। अच्छा इसे क्या तुम 9 इंटू 3 लिख सकते हो, पावर n बोलो, ऐसे तो कर सकते हो। 27 को 9 इंटू 3 तो लिख सकते हो, ये चीज उधर ले जाओ सब। तो इसे क्या लिखते हैं बोलो, 3 टू द पावर 3n इंटू 8 डिवाइडेड बाई 27, बोलो सही है, समझ आ गई। बस हमने इसी को तो तोड़ा, और तो कुछ नहीं तोड़ा ना, इसको 9 इंटू 3 कर दिया। अब देखो ना, ये कट गया क्या, तो ये 9 की पावर n इंटू 9
और इंटू 3 की पावर n, बोलो सही है। और यहाँ भी क्या मैं 9 की पावर n इंटू 3 की पावर n लिख दूँ? ये बात समझ आ गई? अब यहाँ देखो ये क्या है, दैट इज 3 की पावर 3m इंटू 8/27 है। 9 की पावर n तो ले सकते हैं ना बाहर, तो 9 की पावर n अगर तुमने कॉमन ले लिया और 3 की पावर n भी ले लिया, तो बोलो अंदर क्या बचा? तो 3 की पावर 3m इंटू 8 और बाई 27, बोलो इतना समझ में आया चलना? नहीं फिर से बताओ तुमको। जो नीचे की चीज थी वो उधर ली और कुछ नहीं की, नीचे की चीज उधर ले ली और इसका मल्टीप्लाई कर दिया। ये समझ में आया कि इसको बदलना है? बस इसमें हमने उतार दिया और अलग अलग लिख दिया, फिर हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो क्या ऐसा करने से ये 9 - 1 ही 8 है क्या? तो कट गए। अब हमारे पास क्या बच रहा है? दैट इज क्या क्या चीजें बच रही हैं? ये भी तो 3 का क्यूब है। बात समझ आ गई? अब जरा देखें तो क्या किया जा सकता है कि 27 है, तो और 3 का क्यूब लिखना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, 9 की पावर n है, तो क्या इसे 3 स्क्वायर की पावर n लिख लें? 3 तक तो लाना पड़ेगा ना सबको। और इसे क्या लिखें? और उधर सोचो जरा, 3 की पावर 3m, ये क्या 3 क्यूब समझ रहे हो? देखो ये 3 का क्यूब है, तो ऊपर जाके क्या होगा? -1 होगा। ये जैसे 3 के ऊपर ये, वैसे 3 के ऊपर ये 3 ऊपर जाएगा, -1 नहीं जाएगा। समझ आई बात कि नहीं? क्योंकि a टू द पावर m और अपॉन a टू द पावर n क्या होता है? ये बात समझ आ गई? अच्छा, तो 3 की पावर क्या 2n लिख दें और उसमें वो n जोड़ दें? ये अगले स्टेप पे जोड़ें, अगले स्टेप में कोई बात नहीं। अब 3 की पावर 3m - 3 हो गया, ये सही है कि कुछ बताना है यहाँ पे? इतनी बात हो गई। अब बोलो क्या करें अमन? तो 2n + n और वहां क्या हो गया? अब पावर कंपेयर कर दें तो क्या होगा? 3 की पावर 3n इज इक्वल टू 3 की पावर 3m - 3, ये सही है? तो बोलो 3n किसके इक्वल हुआ? 3m - 3। क्या पूरी इक्वेशन में 3 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा? m - 1, तो m - n इज इक्वल टू 1, बोलो ये सही है? और सरल चाहिए तो इसका मेथड देखें ना, क्या पता ये अच्छा मेथड लगा, देख लेते हैं। अभी और भी सरल हो सकता है। चलो that is 22nd, ये आया। देखो है सब यही, ये तुम इतना आसान ना समझो, ये भी तो वैसे ही कर रहा है, तो तुम बस थोड़ी ना पाओगे। सवाल ही ऐसा, तो क्या करना? ये देखो 1 2 3 4 5 6 स्टेप, 7 स्टेप, 8 स्टेप, 9 10 11 12 13 14 स्टेप तो इसने भी दिए हैं। हमारे कितने स्टेप हैं? 1 से शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही नहीं, इसके 14 स्टेप हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13, यहाँ है वहाँ 11, एक कोई भी ले लो, इससे सरल नहीं हो सकता। ठीक है, थोड़ा समझ में आया कि नहीं? खुद अपने हाथ से करोगे वो सब। 2.5 एक्सरसाइज ही है, बस ऐसे ही उठा के। सर वो थर्ड स्टेप तो अगर कॉमन कैसे लिया? बोलो। हाँ इस वाले लेफ्ट हैंड से थर्ड स्टेप ये ना, देखो यहाँ 9 टू द पावर n और यहाँ भी 9 टू द पावर n, तो ये कॉमन ले लिया, 3 टू द पावर n 3 टू द पावर n कॉमन, यहाँ 9 बचा, यहाँ 1। अगर 1 नहीं लिखेंगे तो फिर ये चीज खो जाएगी, वापस यहाँ करोगे ये चीज। अच्छा हाँ कर सकते हैं ना ऐसा। अब देखो now let us
क्वेश्चन नंबर 34। ये देखो सिंप्लीफाई, इसे सिंप्लीफाई करो आफ्टर ऑल। सो √3 नाउ ये वैल्यू है, इसको सिंप्लीफाई करो। ये देखो 7√3 7√3 अपॉन √10 प्लस √3 माइनस 2√5 अपॉन √6 प्लस √5 और माइनस 3√2 अपॉन √15 प्लस 3√2। आपको पहले वाले में कितने मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे बोलो श्रीजना बताइए। √10 माइनस √3 √10 तुम बताते नहीं हो श्रीजना, और ऊपर भी करें √10 माइनस √3। दूसरे में श्रीजना किससे करें बोलो कुमकुम। √6 माइनस √5 और ऊपर भी इसी से, और तीसरे में कुमकुम प्लस 3√2 √15 माइनस 3√2 और ऊपर भी √15 माइनस 3√2। आप त्रिशु अब आपको ही बताना है क्योंकि आपने अब बता दिया तो आप ही को बताना है। तो ठीक है, ऊपर छोड़ दो, अभी ऊपर ज्यादा मतलब नहीं है। तो 7√3 क्या मैं इसे 7√30 लिख सकता हूँ? चलो कर ही देते हैं। 7√30 है कि नहीं? और बताओ इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 21 क्योंकि √3 3 हुआ तो माइनस 21। मुझे नीचे का बताओ त्रिशु। सर 10 माइनस 3 सही है, 10 माइनस 3। नमन अब ये बताओ मल्टीप्लाई करके बताओ जरा। बताया करो फिर तभी हम ठीक कर पाएंगे। 2√30 अगले को बताओ। नहीं इसको इसमें तो मल्टीप्लाई माइनस 10। नीचे को बताओ ना। 6 माइनस 5 तो 1 हो जाएगा। यहाँ बताइए करो मल्टीप्लाई, रूट का रूट में हो जाएगा ना। √a इंटू √b क्या होता है? √ab तो करो। 3√30 तुम तो अच्छा बता रही हो, और बोलो बोलो। 18 क्योंकि 3 3 या 9 और √2 तो 18 हुआ, और नीचे कितना आया? 15 माइनस 3√2 3√2 को 3 3 जा कर दो, माइनस 3 आ गया और 9 2 जा 18 आ गया। अच्छा यहाँ 7 बचेगा क्या? वो 7 इससे कट जाएगा। यस सर। तो 7√30 माइनस 21। ऐसे कैसे दिव्या ये लोग बता रहे हैं कट जाएगा? ये ठीक कहते हैं। कॉमन लेना पड़ेगा। अच्छा 2√30 और माइनस 10 अपॉन 1 है, और ये देखो 3√30 माइनस 18 अपॉन माइनस 3 है। वैसे माइनस इसमें डाला जा सकता है, और 7 में कॉमन ले लूं तो क्या ये √30 और माइनस 3 हो गया, और नीचे 7 ये माइनस है। ठीक है, माइनस होने की वजह से मैं चाहूँ तो ये माइनस पूरे अंदर में ले लूँ। वैसे तो इस पूरे के लिए है ये माइनस, लेकिन यदि ब्रैकेट खोला जाए तो क्या होगा? 2√30 ये इसके साथ जाएगा तो क्या प्लस 10 हो जाएगा। अच्छा इसमें उत्कर्ष क्या किया जाए? क्या इस माइनस को इसमें मर्ज कर दिया जाए? तो ये प्लस हो गया, और ऊपर से क्या 3 कॉमन भी लेना चाहते थे तो √30 और माइनस 6 और अपॉन 3। बोलो देविका कहाँ होता है? रेशनलाइज किया नीचे
ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये सब नीचे आ गया ना रेशनलाइज होने के बाद, ये माइनस को माइनस ऐसे करके ब्रैकेट करके खोल दिया, ये -3 था, इस माइनस को इस माइनस में डाल दिया, और 3 क्यों कॉमन लिया? क्योंकि इससे कटना भी है। 7 क्यों कॉमन लिया? क्योंकि इससे कटना भी है। तो बोलो क्या क्या बचा? √30 - 3 -2 √30 +10 + √30 -6। अब तुम्हें देविका बताना है क्या बचा। अब तुम्हारे ऊपर है, √30 के लिए कुछ हो सकता है? कट जाएगा। कट जाएगा, क्योंकि ये -2 √30 है और ये √30 दो है। क्या ये भी 2 √30 है? सही बताएगा, क्योंकि ये -2 √30 है। और क्या ये दोनों मिलकर +2 √30 नहीं है? √30 + √30 क्या हुआ? 2 √30। तो इस तरीके से देखा जाए तो कट ही गया। बाकी आप बता दें क्या होगा। बोलो, देख लो, अब आप देखिए बताइए। बोलो 1 आ जाएगा, क्योंकि ये -9 और +10 तो क्या आ जाएगा? अब देखिए, इन द adjoining figure name 2 pairs of intersecting line and their point of intersection। ठीक है, 3 concurrent line, देखो 2 इंटरसेक्टिंग लाइन बतानी है और 3 concurrent line। इंटरसेक्टिंग लाइन, concurrent line, 3 रेज और 2 लाइन सेगमेंट, इतना सब कुछ बताना है। तो कुमकुम, इसमें 2 इंटरसेक्टिंग लाइन तुम्हें दिख रही तो बताओ, 2 इंटरसेक्टिंग लाइन बता पाओ? क्वेश्चन नंबर कौन सा दिख गया? बताओ। EH कहाँ है? कोई EF और EF। वैसे इंटरसेक्टिव पूछा और कंकरेंट भी पूछा तो एक ही जगह कट करे वही बोलना ठीक रहेगा। तो CD ले लें और CD एंड कौन सा लिखे? HG एक तो ये हो गया। और बताओ एक ऐसा CD के साथ और कोई बताओ उत्कर्ष। AB T पे कट कर रही है। अच्छा, ये तो जो बताया ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। अच्छा, अब 3 ऐसी लाइंस बताओ जो कंकरेंट हैं, एक ही बिंदु से गुजरती हैं। EF GH एंड AB। इसी तरह से और भी लिख लेना जितने पूछा जाए। ये तो 1 पेयर ऑफ कंकरेंट लाइन है, आर कंकरेंट लाइन। और ये किससे पास हो रही है? आर से। और भी कोई पॉइंट है अमन जहां कुछ कंकरेंट लाइन की अब नहीं है कोई? और भी है कि किसी पॉइंट से 3 लाइनें पास हो रही हैं, ऐसा कुछ तुम्हें लग रहा है कि नहीं हो रही? बताओ, तुम बताइए। चलो कोई बात नहीं। 3 रेज ये हो गई। अब 3 रे बताओ। बोलो। CP, ठीक है। तो PC लिख लो ऐसे जहां से जाती हो, और PB और RF R3 R कुछ भी हो सकता है, RG भी हो सकता है, 3 रेज RB भी हो सकता है। और बोलो, और क्या चीज पूछी है? 2 लाइन सेगमेंट। सीजना बताओ, लाइन सेगमेंट तो बताओ। R सही है, R2 एक और बोलो। सही है, एंड RP R2 लाइन सेगमेंट। आगे देखिए, इन फिगर 34 तो ये सब दिया है आपको। x और y की वैल्यू बतानी है। नाउ this is x, this is y,
this is 55 degree and this is Z. A, B, C, D, E, F, ये 3 लाइन्स हैं। ओके, और कहीं कुछ नहीं दिया है, बस इतना दिया है और बीच में डी है। तो अब हमें ये पता करना है, यही है जो गिवन है, ये 3 लाइन्स पैरेलल है और साथ में एक एंगल भी है 90 डिग्री। These 3 lines are parallel. AB is parallel to BC. AB is parallel to CD is parallel to। उत्कर्ष ये बताओ हम y कैसे निकालें इसमें? y पॉइंट से, ठीक है, पॉइंट कितना आ जाएगा? अच्छा, ये ठीक बताया आपने। y हमने निकाल लिया, y कितना आया? Z अभी Z का बाद में देखेंगे। y निकल आया तो बोलो CD is parallel to EF, तो y plus 55 180 डिग्री। देविका ये क्यों हुआ भाई? बड़ी देर लगा है। को इंटीरियर सह अंतः कोण, दैट इज को इंटीरियर एंगल्स। तो इससे y कितना आ जाएगा? क्या 125? x कैसे निकालोगी? corresponding x is equals to y सही है। सो x इज इक्वल्स टू y करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इस वजह से x में कितना हो गया? हाँ, नो आइडिया z के लिए क्या करें, z तो नहीं समझ में आ रहा है। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि y और z अल्टरनेट इंटीरियर है? बहुत बड़ी बात है। नहीं अच्छा चलो यही करते हैं, ये जो दिव्या बता रहे हैं। देखो इन्होंने बता दिया भाई, दिव्या ने बता दिया। बोली ये ए और ई, क्या ये दोनों को इंटीरियर नहीं है? लिखो एंगल ए और प्लस एंगल सीईएफ, सीईएफ ये 180 डिग्री हो गया। पूरा ले लो ना सीईएफ, ए और सीईएफ जैसे वो लाइन बनाई सीईएफ, तो ये पूरा इसके साथ कोई इंटीरियर है तो, लेकिन सीईएफ है क्या बताओ? इसको लिखो 90 और इसको क्या लिख दो? Z plus 55। तो अब ये हो जाएगा Z plus 145 is 180। तो बोलो Z कितना हो जाएगा? बोलो सही है। ये x से x देखो ये भी अच्छा है, a plus z। एक और देखो तुम्हारा x is equals to a plus z। और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं तो किसी का दिल क्यों दुखाना, दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस z नहीं। तो x इज इक्वल्स टू ये, तो x कितना है बोलो? 125 इज इक्वल्स टू 90 प्लस z। तो ये इधर आ जाएगा तो क्या 35 हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बहिष्कोण के गुण से। अब अगला देखो, यहां पर AOF एंड FOG फॉर्म ए लीनियर पेयर, ठीक है, और EOB एंड FOC 90 है, DOC FOG AOB 30 है। फाइंड द मीजर, सब चीज दी है। देखो पहले इस फिगर को देखो, ये जैसे सूर्य का प्रकाश नहीं लग रहा है, चमक रहा है तेज तुम्हारा बनकर लाल सूर्यमंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी बनकर के चांदनी धवल। हे चमक रहे हैं लाखों तारे, चमक रहा है सब जलथल। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग चमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। है कि नहीं? 6th क्लास की कविता। अब आगे देखो तो यहां पर देखो दैट इज GOA, गोवा, GOA, गोवा को नहीं फाइंड कर पाओगे। अब असम देखो, इसमें दैट इज OD,
वो तो 180 डिग्री ठीक है। और एफ ओ बी, अभी इसका बता लें अभी। एफ ओ बी जो एंगल दे रहा है ये 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है। फिर एक और एंगल निकला हुआ है दैट इज 30 डिग्री और इधर भी एक निकला है दैट इज ई। इतने एंगल हैं। अब हम पढ़ें कि क्या क्या चीज दी है। देखो, फॉर्म ए लीनियर पेयर ए ओ एफ एंड एफ ओ जी। देखो जरा, ए ओ एफ और एफ ओ जी का लीनियर पेयर, इसमें तो कोई संशय है ही नहीं। क्या ए ओ एफ और एफ ओ जी तो लाइन ही है ना, तो क्या ए ओ एफ और एफ ओ जी लीनियर पेयर नहीं हो जाएंगे? ए ओ एफ और एफ ओ जी ये तो लीनियर पेयर है ही, उससे कोई ज्यादा नहीं है। फॉर्म है लीनियर पेयर। ई ओ बी एफ ओ सी 90 है। जरा देखो, ई ओ बी ये चेक करो, ई ओ बी ये लिखना पड़ेगा गिवन में। ई ओ बी इज इक्वल्स टू, ई ओ बी को ऐसे करो, ये 90 हो गया। और दूसरा क्या कह रहा है? एफ ओ सी, तो एफ ओ सी भी 90 है, एफ ओ सी भी 90 हो गया। ई ओ बी इज इक्वल्स टू एफ ओ सी इज 90। इतनी बात हो गई, दो 90 हो गए। आगे देखिए, डी ओ सी एफ ओ जी ए ओ बी 30 डिग्री, तीन तो 30 दिए ही हैं, वो तो डायग्राम में भी दिया है। ये तीनों एंगल क्या है? 30 नहीं है, तो तीनों 30 हो गए। अब पूछ क्या रहा है वो भी देखो। फाइंड मेजर्स ऑफ एफ ओ ई। ठीक है, एफ ओ ई, एफ ओ ई। ठीक है, अब जरा देखो, आपको क्या एफ ओ ई चाहिए? ये 1, और क्या चाहिए? सी ओ बी 1, इसको लिखो 2, इसको लिखो 3, इसको लिखो 4। तुम्हें 4 चाहिए ना, ये चाहिए। और कौन सा चाहिए? डी ओ ई। 2 भी चाहिए क्या? इतनी बात समझा? कोई बात नहीं, हमें सब कुछ मालूम है ना। ये 30 है। अब यहाँ पर देख लो, तुमको कोई नंबर लेके भी नहीं चलना है, सब पता चल जाएगा। जो जो नंबर थे क्या मैंने वो लिख दिया। ये 90 डिग्री तुम्हें समझ में आ गया कौन सा है, और ये 90 डिग्री है जो ये। तुम ये जानो, सब में नंबर डाल देते हैं। 1 2 3 4 5 6 है, सही है। ये बताओ कि ये 1 हो गया, 2 3 4 क्या है? देखो यहाँ पे 2 + 3 + 4, क्या ये 90 डिग्री? लेकिन चंदन तुम्हें क्या 4 पता है कितना है? 430 डिग्री है। सो इसलिए 2 + 3 कितना हो जाएगा? इट इज 90 डिग्री, तो 2 + 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। और एक और एंगल दिख गया, बताओ। ये तो मैंने 2 3 4 को 90 बताया, क्या तुम्हें एक और 90 दिख रहा है? वो कौन सा है? 3 4 5 है, तो 1 के साथ किसी का नहीं। ये जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर, ये कहीं नहीं दिया ना। हम हमारे पास 3 4 माइनस करके 30 ऐड करेंगे तो भी 90 हो। वो तो बात की बात है, लेकिन जो दिया उससे निकालने, ये भी तो एक एंगल है। ये कौन सा है बोलो? 3 4 5 नहीं है, क्या लिखे हैं? देखो 3 4 और 5 वो 90 है, तो 9 इसमें 30 कौन सा है? 34। चलो, तो 3 + 30 और +5 इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बोलो 3 और 5 कितना हुआ? 60 डिग्री। दो इक्वेशन हमारे पास बन गई। क्या इसके अलावा भी कुछ दिया है? ठीक है, अब एक और हमारे पास है। इन सब का भी मेजर रखो, सबका, और 3 का नंबर 30 डालो, क्योंकि लाइन है ना। तो बोलो 1 2 3 4 5 6 मिला के कितने हुए? 180 डिग्री। और उसमें फिर तुम्हारे सारे आ जाएंगे। देखो 1
2 3 4 5 6 दैट इज 180 डिग्री। ऐसा क्योंकि लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर तो नहीं होगा, एंगल एट ए पॉइंट ऑन ए लाइन, एंगल ऑन ए एंगल एट ए पॉइंट ऑन ए लाइन, एट ए पॉइंट ऑन ए लाइन। अब देखो, अब चंदन आगे क्या करें ये बताओ। एंगल एट अ पॉइंट हो गया, फिर वो एंगल्स जो फाइंड करना थे 60 60 नहीं अभी नहीं, ये इसको 30 रखो, 30 प्लस और 2 को कुछ नहीं रखो, 3 को 3 कुछ नहीं रखो, दिखा रहे 4 को 30 रखो, 5 को कुछ नहीं रखना और इसको 30 रखो, हाँ। तो ये 180 तीन 30 क्या 90 हो जाते हैं। तो दैट इज 2 प्लस 3 प्लस 5, फिर क्या हुआ अगर 90 वहां गया तो 90 माइनस करो, 90 रहा 90 रह गया। अच्छा अब एक और चीज देखो, 2 plus क्या 3 तुम्हें ये इसके नीचे रख दूं तो क्या मुझे एक एंगल मिल जाएगा। एंगल 5 2 प्लस 3 कितना है बताओ, 60 है, और जरा सब्ट्रैक्ट तो करो, ये समझ आ गया। अब इसी से उसे भी सब्ट्रैक्ट करो, तो बोलो 2 सारे 30 है प्लस 3 प्लस 5 इज 90 डिग्री, तो 3 प्लस 5 इट इज इक्वल टू 60 डिग्री। फिर से सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट में तो साइन चेंज होता है ना। एंगल 2 इक्वल टू 30 डिग्री। अच्छा 2 और 5 तो हमें पता चल गया, लेकिन अभी भी एक बच रहा है, एंगल 3 इक्वल टू 30। किसी में भी डाल दो। अब तुम्हें कौन सा चाहिए, 2 और 5 पता चल गए, 2 और 5, 3 नहीं पता चला, तो क्यों ना हम इसी में डाल दें पहली बार, 3 पता चल गया। तो इसके लिए हम क्या करें कि 2 प्लस 3 प्लस 5 इट इज इक्वल टू 90 डिग्री, जबकि ये 30 डिग्री है, 3 का पता नहीं है, ये 30 डिग्री है, इट इज 90 डिग्री। तो 3 कितना हो जाएगा, क्या 30 डिग्री, 60 को आने दें। चलो ये देखो कि डिवाइड px by gx, क्या तुम्हारे में डिवीजन है कि हट चुका है, हट चुका है, बोलो कि कर दे डिवाइड। चलो ठीक है, देखो gx है ना 35, gx को p है, ये px यहाँ डिविडेंड है, और ऐसे जो आएगा यहाँ पे क्या आएगा बोलो देविका, मतलब ये डिविडेंड है, ये क्या है डिवाइजर, ये दैट इज कोशेंट, और यहाँ नीचे क्या आएगा, जिसमें भाग दिया जाए उसे भाज्य कहते हैं, जिससे भाग दिया जाए उसे भाजक कहते हैं, जो यहाँ से आएगा उसे भागफल कहते हैं, और जो यहाँ बचेगा उसे क्या कहते हैं, शेषफल। ठीक है, दैट इज डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर, ये 4 चीजें तुमको बतानी चाहिए। यदि तुमको ये पता है तो बोलो इसके लिए अलजेब्रा ऑफ डिवीजन, अलजेब्रा ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, फिर से समझो। अगर तुमने 3 से 7 में डिवाइड किया तो 3 2 जा 6 और ये 1 1 किया, तो 7 को क्या 3 into 2 plus 1 तो नहीं सोच रही हो दिव्या, तो यहाँ क्या लिखें, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डीवी, यहाँ पे क्या लिखें बोलो भाई, डिविडेंड बोलो ना, डिविडेंड इट इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मेरा कहने का मतलब है तुमने डिवाइड क्या gx से किया है और किसमें किया है, px से, तो बोलो यहाँ पे क्या आएगा, क्या qx आ जाएगा, और यहाँ नीचे बचेगा rx, तो बोलो मैं यहाँ क्या लिखूं इन्हीं सब के टर्म्स में, जिससे मेरी डिवीजन एल्गोरिथम बन जाए।
px इज इक्वल टू बोलो जरा, दैट इज px equal to 3x gx 2 into qx plus rx. थोड़ा देर कर रही इनटू qx प्लस, अब इतना बता दो ये कौन सी एल्गोरिथम है? डिवीजन एल्गोरिथम। इस पहले चैप्टर में और 10th के तीसरे चैप्टर में सिर्फ यही है, डिवीजन। बोलो बात समझ में आ गई? इससे तो समझ में आई गई होगी, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करने जा रहे हैं, तो बोलो gx कितना है? 1 प्लस एक्स। इसको क्या लिखें चंदन, ये जरा मुझे बता दो, हेल्प करो, क्या लिखते हैं? x plus ये ठीक लिखा है कि ठीक नहीं लिखा है? x plus 1 करेक्ट, x प्लस 1। वो चंदन बता ही नहीं रहे। x स्क्वायर 3x square plus 3x 3x स्क्वायर, plus x square सही है। अब बोलो किससे यहाँ वो करें मल्टीप्लाई? 3x से। बोलो मन फिर क्या आ जाएगा? 3x से कर दिया, 3x square और plus 3x प्लस 3x सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। चलो अब क्या लिखें? minus 2x -2x और -1, यहाँ साइन चेंज नहीं हो गई, ऊपर है ना। अब नोएल किससे करें? minus 2 -2 से किया तो क्या लिखें? minus 2x minus 2. ठीक है, -2x -2। अब कुछ हम बताएंगे नहीं, माइनस, बस तुम्हें आंसर बताओ क्या है, मन में सोचिए। Over to the 1 रिमाइंडर 1 बचेगा। 1 आएगा क्योंकि इसका साइन भी चेंज होगा ना, और रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 1। तो यही आपको करना था, इसमें समझ में आ गई बात? सेक्शन ही को कल करेंगे, कल वो करेंगे ज्योग्राफी ना। पहले वो घर, हमारा मकान में बहुत कुछ काम चल रहा है, मिस्त्री भी लगे, प्लम्बर भी लगे, तो वो सब थोड़ी थोड़ी देर में पूछते रहते हैं। वो आज लगभग खत्म हो गया, हो सकता है कल से टाइम से हो जाए।